साथियों नमस्कार। देखिए इससे पिछला चैप्टर जो चल रहा था आपका 1.2 यानी अभी जो प्रश्नावली आपका जो चल रहा है, प्रश्नावली आपका जो है सो 1.2 चल रहा है और इसमें जो है ना सो टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या था 7 क्वेश्चन था। इसमें टोटल क्वेश्चन संख्या कितना था? 7 था, जिसमें जो है ना सो आपका क्वेश्चन हो गया था 4 नंबर क्वेश्चन तक जो है ना सो सॉल्व हो गया था। यानी 1, 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इसके बाद जो है ना अब क्लास को जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे यानी 5वां नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए कोई भी संख्या हो और वह संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n, यहाँ पर दिया है 6 का पावर n दिया है, 6n क्या 0 पर समाप्त होती है ये पूछ रहा है। तो कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड जो है ना, अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 होना चाहिए। अब आइए देखिए इधर, मान लीजिए कि संख्या 10 है और इसका आप गुणनखंड तोड़ोगे तो 2 पंच 10, तो देखिए 2 और 5 आया, इसका मतलब ये इसका अंत में 0 है। 15 20 लीजिए, 20 में देखेंगे तो 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, देखिए 2 और 5 आया। देखिए कम से कम 2 और 5 आना चाहिए, इसके बाद कोई भी संख्या आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 और 5 उसका अभाज्य गुणनखंड में आना चाहिए, तो वह संख्या जो है ना 0 पर समाप्त होगा। 15 देखिए, यदि 15 को आप लेते हैं तो 3 और 5, देखिए 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं है, तो इसके अंत में 0 नहीं है। तो वैसे ही कहता है कि 6n है, क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होगी? तो अब इसको देखिए, यदि इसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 और इसका पावर आप n कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड आपने तोड़ा तो 2 गुने 3 हो गया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, तो यह संख्या जो है शून्य पर, मैंने शून्य पर क्या दिया है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, वैसी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो। यदि 2 और 5 होगा तभी वह शून्य पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए? बस इसमें इतना ही कहता था। कहता कि कोई संख्या शून्य पर कैसे समाप्त होगा, तो शून्य पर समाप्त होने के लिए बताइए आपको कि उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। जब तक 2 और 5 नहीं होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो वह संख्या जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 6 का पावर n है, आप इसका गुणनखंड तोड़ोगे तो 2 गुने 3 हो गया, इसका पावर n दिया है, यानी 2 तो है लेकिन जो है ना इसमें 3 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या लगा दिया है, तो प्राकृत संख्या क्वेश्चन पूछा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या सीधा बोलोगे गिनती की संख्या को जो है सब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6, ये जितना सारा आप आगे जाएंगे ये सब प्राकृत संख्या है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था। इस अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 6ठा नंबर क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ पे देखिए कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपको जो है ना इससे पिछला सवाल हुआ था उसमें बताए थे
कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यदि पूछे कि भाज्य संख्या, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 का गुणनखंड आप तोड़ोगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, यानी 2 से ज्यादा है तो यह भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यदि पूछे तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, इसका अभाज्य संख्या निकालेंगे तो आप इसका यदि आप गुणनखंड तोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिस संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 संख्या हो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे, और जिस संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यही क्वेश्चन आपको क्या 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11। चलिए लिखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, 6 नंबर क्वेश्चन में ये 7 गुने 11, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और इधर लीजिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है। पूछता है कि इस संख्या को हल करने के बाद क्या यह संख्या भाज्य है या नहीं। यदि भाज्य होगा तो भाज्य लिखेंगे। अब इसके बाद जो है इसको सॉल्व करने से पहले इसको आप लिखेंगे हल, लिख दिए। अब जो है इसको बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए इस संख्या में यहां से लेकर यहां तक में कोई ऐसी कोई संख्या होगा जो कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए 13 कॉमन है, तो यहाँ पे हम 13 जो है ना सो कॉमन कर लिए, तो बच गया क्या 7 बच गया, गुने 11 बच हो गया, और यहाँ पर 13 कॉमन ले लिए हैं तो गुने 1 प्लस 1 कोष्ठ बंद। अब फिर आगे आएंगे तो 13 इंटू 7 गुने 11 तो कितना हो जाएगा 11 7 77, तो 77 1 से गुना करेंगे तो 77 प्लस है तो प्लस 1 कोष्ठ बंद। अब यहाँ पर 13 कोष्ठ बंद हो जाएगा, 77 1 78 हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए, अब इसका गुणनखंड आप तोड़ोगे तो ये 13 तो ऑलरेडी है, ये है। अब गुणनखंड यदि आप तोड़ेंगे तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा। 78 को यदि आप गुणनखंड तोड़ोगे तो 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से देंगे तो 13, फिर 13 से दीजिए तो 1। इसका गुणनखंड आप तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 13। यानी ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं, कहता क्या सॉरी क्या कहता कि भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है इस संख्या को सॉल्व करने के बाद ये सभी संख्या जो है ना गुणनखंड के रूप में आया है। और बताया था आपको कि भाज्य संख्या उसे ही कहेंगे जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो यहाँ पे देखिए 2 से अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। एक हो गया। अब इसके बाद इधर आइए, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे भी इसी को सॉल्व करना, वैसे ही इसमें भी जो देखिए कोई जो संख्या होगा जो कॉमन होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 को आप कॉमन कर लेंगे। यदि आप 5 को कॉमन कर लेते हैं तो बच गया 7 गुने 6 गुने 5 के जगह पे आप 1 लेंगे क्योंकि कॉमन ले लिए, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 कॉमन ले लिए तो प्लस 1। अब फिर इसको आप 5 इंटू 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 7 को आप 6 से गुना करोगे तो 42 हो गया। इधर 4 तिया 12, अब 12 दूना 24, 12 दूना 24 गुना हो जाएगा 24, अब प्लस 1 है तो इसको 1। अब आप जो है सो 5 42 को 24 से गुना करेंगे, तो इधर देखिए 42 को आप 24 से गुना करो तो 2 चौका 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10, यानी 1008 हो गया। तो कोष्ट यहाँ से चालू करेंगे, 1008 प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 गुने 1008 है तो 1009। अब जो ये 1009 है
यह देखिए यह सिर्फ 1009 से कटेगा और 1 से कटेगा, यह अभाज्य संख्या है। लेकिन इस संख्या को जो आप पूरा सॉल्व करोगे तो गुना करके हो जाएगा आपको 5045 हो जाएगा, और 5045 जो है 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा, तो इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है। चलिए ये तो था आपका छठा सवाल। देखिए यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं समझ रहा है सवाल को, तो आप इसको जो है एक बार दो बार लगातार वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये छठा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो खेल के मैदान है, उसमें वृत्ताकार क्या है, पथ है। इधर देखिए वृत्ताकार पथ है। अब कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यदि इसको एक चक्कर लगाना है तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है, तो सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है। यहाँ पे लिख दिए सोनिया बराबर 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी सोनिया भी एक चक्कर लगाता है, और कहता है कि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को भी जो है रवि को 12 मिनट लगता है। यानी सोनिया एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगता है समय, और रवि जब एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है। आगे फिर देखिए कहता है एक ही समय पर, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो है ना चक्कर लगाना क्लॉक बाय यानी घड़ी के दिशा में ऐसे लगाएगी चक्कर। दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चक्कर लगाना प्रारंभ करती है तो दोनों कितने समय बाद दोबारा मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर सोनिया यहाँ से और रवि भी यहीं से जो है ना चक्कर लगाना प्रारंभ किया और दोनों सेम समय है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 18 का आप गुणनखंड निकालिए। 18 का आप गुणनखंड निकालोगे तो 2 से दे तो 2 नमा 18, 3 से देंगे तो 3 तिया 9, यानी 18 का आपका गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 3। और 12 का आप निकालेंगे तो 12 का निकालेंगे तो इधर देखिए 2 से देंगे तो 2 6 12, फिर देंगे 2 से तो 2 तिया 6, 2 दूना 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या मिलता है उसको तो लिखना ही है। तो देखिए 2 से 2 मिल गया, यहाँ पर 3 से 3 मिल गया, और इसके बाद जो संख्या नहीं मिलता है उस संख्या को भी लिखना है। तो 2 से 2 मिल गया तो 2 गुने 3 मिला तो 3, और 3 2 नहीं मिला तो 3 और 2 को गुना कर देंगे। तो अब इसको गुना करना है 2 तिया 6 तरीका 18 दूना 36, यानी ये दोनों जो है सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्या कहता था क्वेश्चन में कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो लिखेंगे सोनिया और रवि, सोनिया और रवि दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद मिलेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, 36 मिनट बाद मिलेगी। यदि पूछता कि जितना समय के बाद मिलती है तो उस समय में यानी उतने समय में रवि क्या चक्कर लगाएगा और सोनिया क्या चक्कर लगाएगा, तो देखिए रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है और 36 मिनट के बाद मिलती है। तो यानी उस समय में रवि 3 चक्कर लगा लिया होगा, और ये सोनिया जो है 2 चक्कर, यानी सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, रवि 3 चक्कर लगाएगा, तब दोनों का मिलन होगा। तो साथियों इसी तरह जो है ना आपका ये चैप्टर नंबर जो है 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 का समापन हो गया। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा, इसके बाद आपका जो चैप्टर दिया है 1.3 होगा, इसमें परिमेय संख्या दिया है
यह काफी महत्वपूर्ण संख्या, ऐसा कोई साल नहीं है जो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके अगले क्लास में।